अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना है जिसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैं इसके दो पार्ट सुना दूंगी ताकि आपको ये कवर करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज कि बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है। तो इसमें ये है कि बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया एंड फेज मीन वायरस, और फेज का मतलब होता है वायरस। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन। तो इसमें ये है कि द वायरस इन्फेक्ट्स टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, मतलब कि वायरस का बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हम बैक्टीरिया से डरते हैं, इसी तरह जो बैक्टीरिया है वो वायरस से डरता है, क्योंकि जो वायरस होता है वह बैक्टीरिया को मार देता है। आगे हमारे पास है लिमिटेड फेजिस। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेड फेजिस में क्या होता है कि जो लिमिटेड फेजिस होते हैं वो एक बैक्टीरिया होता है एस्कर्शिया कोलाई, उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में यही है कि लिमिटेड फेजिस आर इन्फेक्टेड टू एस्कर्शिया कोलाई, कि जो लिमिटेड फेजिस होते हैं वो एस्कर्शिया कोलाई को इफेक्ट करते हैं, और एस्कर्शिया कोलाई को हम ई कोलाई भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि लिमिटेड फेजिस कौन सी होते हैं जो कि एस्कर्शिया कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसके सेकंड पॉइंट में यही है कि बेस्ट नोन फेजेस आर टी फेज, के सबसे बेहतरीन जो लिमिटेड फेज होता है वो टी फेज होता है जो कि एस्कर्शिया कोलाई को इफेक्ट करता है, और टी फेज को हम T4 टाइप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो बहुत से टी फेजेस होते हैं, जिस तरह T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है। हमने ये देखना है कि इन फेजेस में से कौन से फेजेस बैक्टीरियोफेज की स्टडी के लिए बेहतरीन होते हैं। इसके थर्ड पॉइंट में यही है कि अमंग टी फेजेस, इन तमाम टी फेजेस में से T2 एंड T4 आर बेस्ट फॉर स्टडीज़, कि जो T2 है और T4 है वो बैक्टीरियोफेज की स्टडी करने के लिए बेहतरीन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि टी फेजेस में से कौन से दो फेजेस बैक्टीरियोफेज की स्टडी के लिए बेहतरीन होते हैं। तो आपने कहना T2 और T4 जो हैं वो बैक्टीरियोफेज की स्टडी के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि जो बैक्टीरियोफेज है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वो हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो सामने आपको डायग्राम दिख रही है ये बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज के दो रीजन होते हैं, एक होता है हेड रीजन और दूसरा होता है टेल रीजन। अगर स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज की हेड रीजन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ये बैक्टीरियोफेज का हेड होता है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। तो साथ साथ मैंने लेबल भी किया हुआ है ताकि हर चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। स्टूडेंट, जिस तरह हमारे हेड के बाहर हमारी नेक होती है, इसी तरह बैक्टीरियोफेज के हेड के बाहर इनका कॉलर होता है, जो कि मैंने इनके हेड के नीचे बनाया हुआ है। कॉलर के बाद क्या होता है कि एक लंबी सी नाली होती है जिसको हम शीट कहते हैं, और ये शीट ट्यूब लाइक होती है। स्टूडेंट्स, आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि इस ट्यूब लाइक शीट के अंदर टेल कोर मौजूद होता है। तो आपसे ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि ट्यूब लाइक शीट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। तो आपने कहना है कि ट्यूब लाइक शीट के अंदर टेल कोर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, ये जो आपको पतली पतली 6 लेग्स नजर आ रही हैं, इन लेग्स को हम टेल फाइबर्स कहते हैं, और इन टेल फाइबर्स के नीचे बैक्टीरियोफेज की एंड प्लेट्स मौजूद होती हैं जिनको हम बेस प्लेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि एक ऐसी चीज़ जिसका हेड भी हो और जिसका टेल भी हो उसको हम टेडपोल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेडपोल क्या होता है तो आपने कहना है कि टेडपोल वो होता है जिसका हेड भी होता है और जिसका टेल भी होता है। ये तो स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज की सिंपल सी डायग्राम थी। आगे हमारे पास है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो स्ट्रक्चर देखने, एक है हेड और दूसरा है टेल। तो स्टूडेंट्स, आपने हेड को और टेल को रट्टे नहीं लगाने, आपने सिर्फ बैक्टीरियोफेज की जो डायग्राम है उसको अच्छे तरीके से समझ के आपने हेड में और टेल में अपनी वर्डिंग में ही सारा कुछ लिखना होता है। अगर स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज की हेड की बात करें तो इसमें ये है कि द हेड आर सिंपल, कि जो हेड होता है बैक्टीरियोफेज का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अब हमने ये देखना है कि जो बैक्टीरियोफेज का हेड होता है इसकी शेप किस तरह की होती है। अब स्टूडेंट्स, आपने इसके हेड के बारे में तीन चीज़ें याद रखनी है कि जो इसका हेड होता है वो एलोनगेटेड होता है, मतलब कि लंबा होता है, हेक्सागोनल मतलब कि बेंजीन की तरह का होता है, और तीसरा आपने ये रखना है कि ये प्रिज्म शेप होता है, मतलब कि शीशे की तरह का होता है। तो इसमें यही है कि द हेड इज एन एलोनगेटेड पिरामिडल, कि ये लंबा होता है, हेक्सागोनल बेंजीन की तरह का होता है, एंड प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर, और ये शीशे की तरह दिखता है। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि द हेड कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड्स, के जो बैक्टीरियोफेज का हेड होता है उसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है।
आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है बैक्टीरियोफेज की टेल। तो हमने इसके टेल में वही चीज़ें लिखनी है जो कि हमने इसकी डायग्राम में पढ़ी है। तो इसमें ये है कि द टेल इज कॉम्प्लेक्स देन हेड, कि जो बैक्टीरियोफेज की टेल होती है वो इसके हेड से कॉम्प्लेक्स होती है। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि द शीट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मतलब कि टेल के अंदर जो ट्यूब लाइक शीट होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो आपने याद रखना है कि जो शीट होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये जो शीट होती है इसके अंदर टेल कोर मौजूद होता है। तो आगे हमने यही चीज़ पढ़नी है। इन द शीट द टेल कोर इज प्रेजेंट, कि शीट के अंदर टेल कोर मौजूद होता है, जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बैक्टीरियोफेज की डायग्राम में पढ़ाया था। इसमें फोर्थ पॉइंट ये है कि ऑन वन साइड ऑफ शीट इज कोलर, कि शीट के एक तरफ कोलर मौजूद होता है, एंड ऑन एंड अदर साइड इज बेस प्लेट और एंड प्लेट, और शीट के दूसरी तरफ बेस प्लेट्स या एंड प्लेट्स मौजूद होती हैं, जिस तरह स्टूडेंट मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। इसमें आगे पॉइंट ये है कि 6 टेल फाइबर्स आर अटैच, के बैक्टीरियोफेज के साथ 6 टेल फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो 6 लेग्स होती हैं इनको हम टेल फाइबर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स टेल के अंदर एक एमसीक्यू है जो कि बहुत ही वीआईपी है कि होस्ट के अंदर फेज का कितना वॉल्यूम होता है। तो इसमें ये है कि द वॉल्यूम ऑफ फेज इन होस्ट इज अबाउट 1/1000, की होस्ट के अंदर जो फेज का वॉल्यूम होता है वो 1/1000 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है कि बैक्टीरियोफेज के हेड में क्या होता है और इसके टेल में क्या होता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ये लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज होता है ये 2 फेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है लाइटिक फेज और दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज। वो हम फेजेस आगे पढ़ते हैं। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है वो 2 फेज में डिवाइड हो जाता है। एक होता है लैक्टिक फेज और दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइटिक फेज को, कि लाइटिक फेज के अंदर क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स लाइटिक फेज की बात की जाए तो लाइटिक फेज के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट का। तो स्टूडेंट्स अटैचमेंट में क्या होता है कि एक बैक्टीरियम होता है, उसके ऊपर एक बैक्टीरियोफेज आता है और अटैच हो जाता है। और वो बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि बैक्टीरियम की सेल वॉल की जो रिसेप्टर साइट है वहां पे आके अटैच होता है। और स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखनी है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो हमेशा बैक्टीरियम की रिसेप्टर साइट पे ही आके अटैच होता है। तो अटैचमेंट में फर्स्ट पॉइंट ये है कि बैक्टीरियोफेज इज अटैच्ड एट रिसेप्टर साइट ऑन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, के बैक्टीरियम की सेल वॉल में जो रिसेप्टर साइट होती है वहां पे बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो जाता है। अटैचमेंट में सेकंड पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन बैक्टीरियोफेज एंड रिसेप्टर साइट। क्या होता है कि जब अटैचमेंट होती है तो बैक्टीरियोफेज और रिसेप्टर साइट के दरमियान में एक वीक केमिकल यूनियन बन जाती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने अटैचमेंट की डायग्राम को समझना है, फिर आपने समझ के ये 2 पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो अलग नहीं होते हैं बल्कि डायग्राम को समझ के ही आपने लिखने होते हैं। आगे अटैचमेंट के बाद दूसरा स्टेप होता है पेनिट्रेशन का, कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसने अपना डीएनए बैक्टीरियम के अंदर दाखिल करवाना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बैक्टीरियम के अंदर भेजना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि डीएनए को बैक्टीरियम के अंदर भेजने के लिए बैक्टीरियम की सेल वॉल में सुराख करना ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है कि एक चीज़ होती है जो कि बैक्टीरियम की सेल वॉल में सुराख करती है और उस चीज़ को हम लाइसोजाइम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज की टेल होती है वो लाइसोजाइम को रिलीज करती है और ये लाइसोजाइम क्या करता है कि बैक्टीरियम की सेल वॉल के अंदर सुराख कर देता है। और जब बैक्टीरियम की सेल वॉल के अंदर सुराख हो जाता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ट्यूब लाइक शीट होती है और टेल कोर होती है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती हैं, और जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो बैक्टीरियम के अंदर आ जाता है। तो पेनिट्रेशन में फर्स्ट पॉइंट यही है कि टेल रिलीज लाइसोजाइम विच डिसॉल्व्स स्मॉल पोर्शन ऑफ सेल वॉल, कि जो टेल होती है वो लाइसोजाइम को रिलीज करती है और ये जो लाइसोजाइम होता है ये सेल वॉल के छोटे से पोर्शन को डिसॉल्व कर लेता है। फिर क्या होता है कि वायरल डीएनए इंजेक्ट इनटू होस्ट थ्रू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल शीट एंड टेल कोर, यानी कि जब लाइसोजाइम सेल वॉल के छोटे से पोर्शन को डिसॉल्व कर लेता है तो इससे क्या होता है कि जो वायरल डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का वो होस्ट मतलब कि बैक्टीरियम के अंदर आ जाता है। किस वजह से आता है? क्योंकि जो टेल शीट है और टेल कोर है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती हैं। और टेल शीट के और टेल कोर के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है उसको फोर्स लगती है और वो बैक्टीरियम के अंदर आ जाता है।
थर्ड स्टेप हमारे पास है कंट्रोल बायोसिंथेटिक मशीनरी। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ बैक्टीरियोफेज का डीएनए ही बैक्टीरियम के अंदर जाता है और जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर ही रहता है। तो क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियम के अंदर जाता है तो वो बैक्टीरियम के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है, मतलब कि बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियम का जो डीएनए वो आपस में अटैच हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियम के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो बैक्टीरियम की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरियम को जोर लगाता है कि जो चीज़ें मुझे चाहिए तुम सिर्फ मेरे लिए वही चीज़ें तैयार करो और अपना कोई भी काम ना करो। तो इसमें यही है कि डीएनए टेक्स द कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, कि जो डीएनए होता है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, विच इंड्यूस द होस्ट टू सिंथेसाइज नेसेसरी वायरल कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो होस्ट है वो बैक्टीरियम होता है, तो क्या होता है कि जो डीएनए है वो बैक्टीरियम को इंड्यूस करता है, मतलब कि जोर लगाता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही जो मेरे नेसेसरी वायरल कंपोनेंट्स हैं उनको तैयार करो और अपना कोई भी काम ना करो। लास्ट स्टेप हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बैक्टीरियम है वो सिर्फ डीएनए के काम करता है। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियम है जो होस्ट है उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और 25 मिनट्स के अंदर जो बैक्टीरियोफेज है इनकी जो तादाद है वो 200 तक बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियम है वो फट जाता है और बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाते हैं। और इसमें यही है कि स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, कि जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है अबाउट 25 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 200 बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म्ड, के जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो 25 मिनट्स के अंदर ही 200 तक बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया बर्स्ट के जो बैक्टीरिया है वो फट जाता है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत ही वीआईपी डेफिनेशन है विरुलेंट फेज। तो इसमें ये है कि द फेज विच कोज लाइसिस ऑफ होस्ट आर कॉल्ड विरुलेंट फेज, यानी कि ऐसा फेज, ऐसा वायरस जो कि होस्ट मतलब कि बैक्टीरिया को लाइसिस कर देता है, मतलब कि मार देता है, उस फेज को हम विरुलेंट फेज कहते हैं। स्टूडेंट्स कल हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियल फेज का दूसरा फेज जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज उसको करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको आज लाइसोजेनिक फेज करवा देती तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाना था और आपसे ये कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाना था। तो आज सिर्फ आपने विरुलेंट फेज तक कर लेना है, आपने एक रजिस्टर ले लेना है और जो चीज़ें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक करवाई हैं आपने ये सारी नोट कर लेनी है और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुक से जाके रट्टे लगाएं, आपने सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है जो कि मैंने लिखवाई हैं। और जो लेटिक फेज में मैंने आपको 4 स्टेप्स करवाए हैं आपने उनको इसी तरह लिखना है और इसी तरह इनकी डायग्राम्स बनानी है। अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो आपको जो नंबर है वो इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।